चलिए, योजना आयोग को हम लोगों ने देख लिया, योजना आयोग के फंक्शन को देख लिया, योजना आयोग के पूरे एक एक बातों को हमने समझ लिया। ठीक है, योजना आयोग को क्यों ख़त्म किया गया ये भी जान लिया, और योजना आयोग में कौन कौन सी कमियां थी वो भी हमने देख लिया। एक बात यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस कर गए हैं, हम लोग मिस कर गए हैं। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो योजना आयोग बनाया गया था, ध्यान देना, जो थोड़ा सा भूल गए हैं हम, वो भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। योजना आयोग की हम बात कर रहे हैं। ये जो योजना आयोग बना था, आप सब जानते हैं कि 1930 में सबसे पहले ब्रिटिशकालीन इंडिया में योजनाओं को बनाना शुरू किया गया, और उसके बाद 1944-46 के दौरान में आपने देखा था कि योजना बोर्ड का भी गठन किया गया, और योजना बोर्ड गठन करने के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। चूँकि देश जब आज़ाद होने की कगार में था, तो उसी समय योजना आयोग बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ। वर्ष 1946 में एक योजना बोर्ड आयोग का गठन फिर से किया गया, और उसके जो अध्यक्ष थे उस व्यक्ति का नाम था के.सी. नियोगी। ठीक है, के.सी. नियोगी। एक समिति बनाई गई, और वो समिति का काम था कि योजना बनाने के लिए देश आज़ाद जब हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति की जो अध्यक्षता किया था उस व्यक्ति का नाम था के.सी. नियोगी। इसी कारण से इस समिति को कहा गया नियोगी समिति। क्या कहा गया इसे? नियोगी समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर इस समिति ने क्या किया? सिफारिश किया। सिफारिश का तात्पर्य ये हुआ कि इसने रिसर्च करने के बाद ये पता किया कि हमारे भारत देश में हमको योजना बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? योजना आयोग बनाना पड़ेगा। तो अगर सवाल में सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम था कि देश के आज़ाद होने के बाद ये गवर्नमेंट को बताए कि देश में योजनाओं को बनाने के लिए किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या हमें करना पड़ेगा। यही के.सी. नियोगी समिति, इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसकी अध्यक्षता के.सी. नियोगी ने किया था, इसलिए इस समिति का नाम के.सी. नियोगी पड़ गया, नियोगी समिति पड़ गया। और दरअसल देखा जाए तो ये भी क्या था? एक योजना बोर्ड का ही था। ये एक प्रकार क्या है? ये योजना बोर्ड ही था, और इसी योजना बोर्ड को नियोगी समिति कहा गया। और इसी योजना बोर्ड ने या नियोगी समिति ने योजना आयोग के गठन करने के लिए सिफारिश किया, और इस समिति की सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? वर्ष 1950 में 15 मार्च के दिन, 15th डे ऑफ 1950 का दिन था, उस तारीख को इन्होंने जनवरी के समय में एक आयोग गठन किया जिसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, ये कहानी है योजना आयोग की जो थोड़ी सी रह गई थी, इसको आप थोड़ा सा उसमें मेंशन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नीति आयोग में। योजना आयोग तो पूरा समझ लिए, अब मूल रूप से हम लोग समझेंगे नीति आयोग को। ठीक है, नीति आयोग बहुत डिटेल में समझना है। नीति आयोग, अगर आप इसका इंग्लिश में वर्ड देखें तो इसको कहा जाता है NITI, नीति आयोग बना। इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म देखेंगे तो ये क्या है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसका नीति का फुल फॉर्म है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसको हिंदी में कहा जाता है, और इसका इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म देखेंगे आप तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका क्या है? इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इंग्लिश में इसके लिए ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। नीति आमतौर पे अगर देखा जाए तो योजना आयोग को आपने अगर समझ के रखा हुआ है तो इसी योजना आयोग के बाद बनाया गया था नीति आयोग, और इसकी पूरी कहानी आप सबको पता है। आप सब जानते हैं कि 13 अगस्त का टाइम था, 13 अगस्त 2014 की बात थी। इसी समय ले लिया गया था क्या निर्णय कि योजना आयोग को ख़त्म किया जाएगा। योजना आयोग जो था, इस योजना आयोग को क्या किया जाएगा? ख़त्म किया जाएगा। और योजना आयोग को ख़त्म करने के बाद आपने देखा था 15 अगस्त 2014 को
मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से क्या किया था, एक घोषणा किया। क्या किया, घोषणा। और इस घोषणा के दौरान उन्होंने कह दिया कि योजना आयोग खत्म और योजना आयोग की जगह एक आयोग बनेगा जिस आयोग का नाम होगा नीति आयोग। ये पूरी कहानी योजना आयोग के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि घोषणा तो कर दिए थे मोदी जी ने लाल किले में खड़े होके, अब तुरंत घोषणा कर दिए तो तुरंत तो बना नहीं सकते थे। इसीलिए आप सब जानते हैं कि चूंकि ना तो योजना आयोग के बारे में संविधान में था, ना तो योजना आयोग के बारे में संविधान में था, और ना ही योजना आयोग को किसी कानून के माध्यम से बनाया गया था। इसलिए हमने देखा था कि जब योजना आयोग बनाया गया तो उस योजना आयोग को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा, एक प्रस्ताव के माध्यम से बना दिया गया था। वो योजना आयोग भी आपका कैसा निकाय था, गैर संवैधानिक निकाय था। सेम उसी तरह घोषणा तो कर दिए मोदी जी ने, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव कोई कानून नहीं है और ना ही उसके बारे में संविधान में कोई बात कही गई है, ठीक है। केवल प्रस्ताव पारित किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आप देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव के माध्यम से ही क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, नीति आयोग। अब यहाँ पे दो सवाल होते हैं कि योजना आयोग तो गैर संवैधानिक संस्था थी, क्या नीति आयोग भी गैर संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि ना तो नीति आयोग के बारे में संविधान में संशोधन करके हमने कहीं कुछ लिखा है और ना ही नीति आयोग को बनाने के लिए कोई कानून लेके आए। केवल मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास कर दिया और इस प्रस्ताव के माध्यम से ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया और गठन इसका किया गया 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर दिया गया। क्लियर है? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। क्यों किया गया था? चूंकि आपने देख लिया ऑलरेडी, अगर आप देखें तो स्वाभाविक सी बात है, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से पारित किया गया है तो ये निकाय कैसा हुआ, एक गैर संवैधानिक निकाय हुआ। गैर संवैधानिक, इसको आप गैर वैधानिक निकाय भी कह सकते हैं क्योंकि किसी विधेयक के माध्यम से नहीं बना है। तो दो शब्द इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग जो बनाया गया, वह नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय के साथ साथ ये एक गैर वैधानिक निकाय भी है। इसीलिए इसके लिए दोनों शब्दों का उपयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं वो गैर वैधानिक हो ये जरूरी नहीं है। जिन चीज़ों का उल्लेख संविधान में नहीं है केवल वही चीज़ गैर संवैधानिक होती हैं, परंतु जो गैर संवैधानिक होती हैं आमतौर पे कई बार वो वैधानिक भी होती हैं। पर ये तो ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है, इसलिए दोनों शब्द का हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे उपयोग करना चाहिए कि ये गैर संवैधानिक है और एक गैर वैधानिक निकाय भी है। अगर हम इसका मुख्यालय देखें मुख्य रूप से, तो आमतौर पे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में इसका क्या बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग का जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, दिल्ली में इसका मुख्यालय बना दिया गया। अब चूंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आमतौर पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मुख्य रूप से आप तो ये समझें कि नीति आयोग का मुख्य रूप से अब कार्य क्या हुआ। इसके पहले हमने योजना आयोग को देखा था, तो योजना आयोग की कमियों को अगर मैं एक बार और आपको गिनाऊं तो मैंने बताया था योजना आयोग का जो कार्य था मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करके उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने के बाद ये निर्धारित करना कि हम उसमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं और उन संसाधनों का नियोजन का प्रारूप के हिसाब से हम योजनाओं को कैसे बना सकते हैं। कुल मिला के नियोजन के प्रारूप के माध्यम से संसाधनों का उपयोग करते हुए एक भविष्य का खाका तैयार करने का काम था योजना आयोग का। परंतु योजना आयोग ना तो उस योजना को लागू कर सकती थी, ना तो उसको क्रियान्वित कर सकती थी और ना ही उन योजनाओं पर निर्णय ले सकती थी। पहली कमी तो ये थी योजना आयोग की। दूसरी अगर कमी की हम बात करें तो योजना आयोग में आपने देखा था
कि राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, बहुत कम क्या था ही नहीं। राज्यों की ना तो उसमें कोई सहमति ली जाती थी, राज्यों से ना तो उनसे कोई परमिशन लिया जाता था योजना बनाते समय, और ना ही राज्यों के किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता था किसी भी योजना बनाने में। तो कहीं ना कहीं राज्यों और योजना आयोग के कार्यों के बीच में क्या होने लगा, गतिरोध पैदा होने लगा। इस कारण से भी योजना आयोग को समाप्त करना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं राज्यों के कारण भी योजना आयोग को समाप्त किया गया। तो दूसरी कमी आपकी ये देखें, अगर हम मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पे पकड़ें तो ये दो कमी हमको अगर इसको लेके चलते हैं तो ये दोनों कमी के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। तो हमने एक बात यहाँ पे समझा था कि योजना आयोग में सहकारी संघवाद की नीति का पालन नहीं किया जा रहा था। सहकारी संघवाद का जो प्रारूप होता है उस प्रारूप के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, इसीलिए उस योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। इस नीति आयोग का अगर मुख्य रूप से अगर आप काम देखेंगे तो इसका सहकारी संघवाद के हिसाब से ही काम बनाया गया। सहकारी संघवाद के हिसाब से ही इसका पूरा गठन किया गया। तात्पर्य ये हुआ कि अब नीति आयोग योजना आयोग की तरह योजनाएं तो बनाएगा, उसकी तरह योजनाओं का मूल्यांकन भी करेगा। योजना आयोग की तरह संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए भविष्य की पूरी खाका तैयार करेगा। साथ ही साथ अब क्या करेगा, उन योजनाओं को लागू भी करेगा, उन योजनाओं पे निर्णय लेने का अधिकार भी उसको दे दिया गया। दूसरी बात, राज्यों के बहुत सारे प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जो कमी योजना आयोग में थी उन कमियों को दूर करते हुए हमने बनाया क्या, नया आयोग, और जितनी कमी उसमें थी उन कमियों को ख़त्म करके उसकी बजाय हमने कुछ नई चीज़ों को भी योजना आयोग में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो स्वाभाविक सी बात है, योजना आयोग से ये संस्था जो बनी थोड़ी ताकतवर बनी, थोड़ी प्रभावशाली बनी, और देश के उपयोग के लिए कहीं ना कहीं इसका महत्व ज़्यादा हो गया। अब जब राज्यों के प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया जाने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे राज्य भी खुश हो जाएंगे, और जब राज्य खुश होने लगे तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो सहकारी संघवाद की भावना को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेंशन किया, और इन भावनाओं को साथ में लेके चलते हुए नीति आयोग अब क्या करता है, अपनी सारी योजनाओं को बनाने का काम करता है, जिसमें राज्य भी शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे, कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी शामिल होंगी, कुछ अंशकालिक सदस्य, कुछ पूर्णकालिक सदस्य, कहीं कहीं के विशेषज्ञ व्यक्ति भी होने चाहिए इसमें। ये कंप्लीट रूप से इन्होंने एक पूरा इसका क्या बनाया, संरचना बनाई, और इस संरचना के हिसाब से नीति आयोग को थोड़ा सा पावरफुल कर दिया गया। अब अगर नीति आयोग के काम देखेंगे तो नीति आयोग योजना भी बनाएगा, उसका बजट भी तैयार करेगा, उसका मूल्यांकन भी करेगा, और मूल्यांकन करने के साथ साथ संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, नियोजन का प्रारूप ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करेगा जिससे देश विकसित हो। विकसित करने के साथ साथ उनको लागू भी करेगा, लागू करने के साथ साथ उन पर निर्णय भी लेगा, साथ ही साथ राज्यों का प्रतिनिधित्व को भी साथ में लेके चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि सहकारी संघवाद की भावना इसके लिए मुख्य रूप से कहा गया था। इसी कारण से आप देखेंगे नीति आयोग अब नीतियों को सोचने भी लगा, नीति आयोग अब नीतियों को बनाने भी लगा। नीति आयोग एक प्रकार का क्या बन गया, टैंकर बन गया, टैंकर, जिसमें हर प्रकार की सुविधा मौजूद हो गई, जिसमें योजना भी मिल रही है, योजनाओं के प्रारूप भी मिल रहे हैं, योजना को लागू करने की चीज़ भी मिल रही है। एक प्रकार से ये क्या बन गया, योजनाओं का टैंकर बन गया। इसीलिए इस नीति आयोग को हमारे यहाँ पे थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, थिंक टैंक के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो दोनों तीनों चीज़ पेपर में आपसे पूछने की संभावना है। गठन की डेट पूछेगा, 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया। कैसा निकाय है ये, गैर संवैधानिक गैर वैधानिक निकाय है। दूसरी बात, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसके अलावा सहकारी संघवाद की भावना को भी ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाता है, और इसे सरकार का थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। ये है आपका कुल मिला के नीति आयोग। अब हम देखेंगे कि जैसे योजना आयोग की हमने संरचना को पढ़ा था, योजना आयोग की संरचना पढ़ा था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री होता था पदेन, उसका उपाध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा या यूँ कह लें प्रधानमंत्री के द्वारा होती थी,
उसके अलावा उसमें कुछ सदस्य होते थे जिसमें कुछ पदेन सदस्य होते थे, जिनमें हमने देखा था वित्त मंत्रालय का मंत्री होगा, योजना मंत्रालय का मंत्री होगा और एक कभी उसमें रक्षा मंत्री को भी शामिल कर लेते थे। इसके अलावा कुछ अंशकालिक सदस्य होते थे जिनकी संख्या 1 से लेकर अधिकतम 7 भी हो सकती थी, कभी कभी निर्धारित नहीं थी, परंतु अधिकतम 7 तक ले सकते थे वो लोग। तो ये अंशकालिक सदस्य थे, पर इसमें कहीं ना कहीं राज्यों का कहीं भी कोई भी अस्तित्व नहीं था। परंतु अब जब नीति आयोग बनाया गया तो इस नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। अब हम देखेंगे नीति आयोग की संरचना, ध्यान से समझेंगे क्योंकि ध्यान से समझने वाली बात ही है। नीति आयोग में भी कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा। नीति आयोग में भी कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा और इस नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। भारत का प्रधानमंत्री, वो भी कैसा? पदेन प्रधानमंत्री होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री ने भारत के किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही योजना आयोग का क्या बन जाता, नीति आयोग का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। जब हमारे यहाँ 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसी कारण से श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या किया? काम किया। तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, परंतु नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के समय में आपने देखा था, योजना आयोग को जब खत्म किया जा रहा था 2014 में भी नरेंद्र मोदी थे। तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी कौन है? आपके नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा इसमें योजना आयोग की तरह एक उपाध्यक्ष भी होगा। अध्यक्ष की तरह इसमें कौन होगा? एक उपाध्यक्ष भी होगा। और ये जो उपाध्यक्ष होगा, आपने जैसे देखा था कि उस योजना आयोग में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। मंत्रिमंडल से इसकी क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। या हम ये कह दें कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही इसकी क्या करता था? नियुक्ति करता था। प्रधानमंत्री ही इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता था। और अगर हम ये देखें, इसमें भी उपाध्यक्ष की जो तय सीमाएं रखी गई हैं सेम टू सेम योजना आयोग की तरह ही रखी गई हैं कि ये जो भी व्यक्ति होगा उपाध्यक्ष नीति आयोग का, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी मंत्री पद में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये नीति आयोग में मुख्य रूप से पावरफुल व्यक्ति होता है। जब कभी भी कोई भी नीतियां तैयार की जाएंगी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने उस नीति को प्रस्तुत करने का काम किसका होता है? उपाध्यक्ष का होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी निकाय के अंतर्गत अगर कोई सबसे पावरफुल व्यक्ति है तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री हर बार नीति आयोग में शामिल होगा ये इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम हैं। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पूरे आयोग का पूरा कार्यभार का काम संभालने वाला व्यक्ति कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष हो गया। आमतौर पे इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। जब हमारे यहाँ पे नीति आयोग बना उस समय आप देखेंगे प्रथम अध्यक्ष के रूप में, जब समय 2015 में हमारे यहाँ नीति आयोग बनाया गया तो उस समय हमारे यहाँ नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ये वो पहले व्यक्ति हुए जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलवा दी। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई। गवर्निंग काउंसिल इसमें बनाई गई जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं शासकीय परिषद। शासकीय परिषद, एक शासकीय परिषद बनाई गई इसमें। इस शासकीय परिषद में निर्धारित किया गया कि ये जो शासकीय परिषद होगी इसमें राज्य विशेष के व्यक्ति शामिल होंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि इस नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल थी, हमने योजना आयोग में देखा था कि उसमें राज्यों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता था, केवल केंद्र के लोग ही होते थे। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि उसमें इन्हीं की कमी के कारण से ही आप देखेंगे कि आपको योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि राज्य विरोध में आने लगे थे। जैसे ही नीति आयोग का गठन किया गया तो नीति आयोग को और पावरफुल बनाने के लिए इसमें एक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की गई। और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन हो सकता था? आप देखेंगे
जितने भी भारत के अंदर जो राज्य होंगे उस राज्य के कौन होंगे, सीएम। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे उस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य रूप से विधानसभा है, जहाँ पे मुख्यमंत्री है, जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, तो ऐसी केंद्र शासित प्रदेश के सीएम को भी इसमें शामिल किया गया। अब आप देख लीजिए कि क्या नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को परिपूर्ण करता है? बिल्कुल कर रहा है कि इसमें अध्यक्ष तो योजना आयोग की तरह ही है, उपाध्यक्ष भी इसमें वैसे ही है जैसे योजना आयोग में होता था, परंतु इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई जिसको कहा गया गवर्निंग काउंसिल, जिसको शासकीय परिषद कहा गया। इस शासकीय परिषद में जितने भी राज्य होंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी होंगे जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया। क्योंकि नीति आयोग का गठन ही किया गया था सहकारी संघवाद की भावना को परिपूर्ण करने के लिए, इसलिए इसमें राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। आया समझ में? इसके अलावा हमने देखा कि इसमें अध्यक्ष हो गया, इसमें उपाध्यक्ष हो गया, इसकी गवर्निंग काउंसिल हो गई। इसके अलावा भी आप देखेंगे इसमें कुछ सदस्य होंगे, इसमें कुछ सदस्य होंगे। ये जो सदस्य होंगे ये राज्य स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री के स्तर के होंगे। इसमें कुछ सदस्य होंगे जो कि कैसे सदस्य होंगे, राज्य मंत्री के स्तर के सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। इसके अलावा इसमें कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होंगी। क्षेत्रीय परिषदें आप सब जानते हैं कि भारत के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 5 मुख्य रूप से क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कुछ मुख्य रूप से मुद्दे चल रहे होते हैं और उन योजनाओं का प्रभाव उन पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है, विपरीत प्रभाव ना पड़े, इस कारण से क्षेत्रीय परिषदों को भी इसमें शामिल किया गया। और जब कभी भी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा या उनको शामिल किया जाएगा तो उसके लिए जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, कुल मिला के प्रधानमंत्री जो होगा, इन क्षेत्रीय परिषदों को शामिल करते समय क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। ये बात भी इसके अंतर्गत शामिल की गई। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कुछ पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल किए गए। पदेन सदस्य होंगे यहाँ पे, पदेन सदस्य। ये पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? योजना आयोग में भी आपने देखा था कि योजना मंत्री उसमें शामिल था, योजना मंत्री के साथ साथ उसमें रक्षा मंत्री भी शामिल था और उसके साथ वित्त मंत्री भी शामिल था। तो आप देखेंगे इसमें भी कौन कौन शामिल हो गया है, योजना मंत्री, इसके साथ साथ आपका वित्त मंत्री के साथ साथ आप देखेंगे रक्षा मंत्री और एक व्यक्ति इसमें और बढ़ा दिया गया जब नीति आयोग का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया। आगे चल के इसमें एक व्यक्ति और बढ़ाया गया जिसका नाम है कृषि मंत्री। कुल मिला के इसमें अगर आप पदेन सदस्य देख रहे हैं, पदेन सदस्य, तो ये जो सदस्य होंगे 4 होंगे, 4 मुख्य रूप से। कौन कौन होंगे? योजना आयोग का मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री। ये सदस्य भी इनको शामिल किया गया योजना आयोग की संरचना में। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ अंशकालिक सदस्य भी होंगे इसमें, अंशकालिक सदस्य का तात्पर्य ये हुआ कि प्रधानमंत्री को अगर ये लगता है या नीति आयोग के अध्यक्ष को ये लगता है कि किन्हीं मुद्दे पे मुझे विशेषज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है, किन्हीं चीज़ों पे, किन्हीं योजनाओं पे मुझे उस योजना से संबंधित किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता है, वैज्ञानिक किस्म के व्यक्ति की आवश्यकता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष के पास इतनी पावर है कि वो कुछ अंशकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकता है। अधिकतम 2 लोगों की नियुक्ति कर सकता है। कौन कौन हो सकते हैं? जैसे किसी विश्वविद्यालय का कोई प्रख्यात प्रोफेसर व्यक्ति हो गया, जैसे कोई वैज्ञानिक व्यक्ति हो गया, इस प्रकार के व्यक्ति को नीति आयोग का अध्यक्ष, कुल मिला के प्रधानमंत्री, अंशकालिक सदस्य के रूप में यहाँ पे पोस्टिंग कर सकता है। ठीक है। और जैसे योजना आयोग में भी क्या था, एक सीईओ था, वहाँ पे सचिव था, ऐसे ही यहाँ पे भी एक क्या होगा, सीईओ होगा, सीईओ।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें होगा। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा मुख्य रूप से इस पूरे नीति आयोग के अंतर्गत क्या करेगा, अधिकारी, कर्मचारी, इन सब का प्रबंधन करना, इन सब के नियम कानून तय करना, पूरा मैनेजमेंट करना, ये सारा काम करेगा। प्रशासनिक काम कौन करेगा, CEO करेगा। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये एक IAS अधिकारी होता है। और जब पहली बार नीति आयोग बनाया गया तो आमतौर से आपसे इसका पेपर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO के बारे में ही पूछा जाता है। जब पहली बार नीति आयोग का गठन किया गया उस समय पहली बार जो CEO बना उसका नाम था सिंधुश्री खुल्लर। सिंधुश्री खुल्लर। तो नीति आयोग का पहला CEO कौन बना है, सिंधुश्री खुल्लर जो है वो नीति आयोग के पहले CEO बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। तो ये थी नीति आयोग की संरचना। अब योजना आयोग और नीति आयोग दोनों को अगर आपस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे को तालमेल करके बिठा लेंगे तो हमें इस बारे में समझ में आता है कि नीति आयोग में मुख्य रूप से देखा जाए तो कुछ नई चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल हो गई, कुछ सदस्य शामिल हो गए, कुछ क्षेत्रीय परिषदें शामिल हो गई। इसके कारण से पूरा का पूरा नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पे काम करने लगा और योजना आयोग से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, तो ये है नीति आयोग की संरचना, जिसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष जो कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा होगी, कुल मिला के प्रधानमंत्री के द्वारा होगी। इसमें एक CEO होगा, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। इस CEO की नियुक्ति भी कौन करेगा, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात, इसमें कौन होगी, एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें पूरे जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं उनके प्रधानमंत्री, यूनियन टेरिटरीज के केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के क्या मुख्यमंत्री भी यहाँ पे शामिल होंगे। हमारे यहाँ पे 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और अभी हाल में बना है जम्मू कश्मीर 2019 में। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे विधानसभा है और ये केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कुछ सदस्य होंगे जिनका स्तर राज्य मंत्री के स्तर के सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषदें होंगी, क्षेत्रीय परिषद के साथ साथ कुछ पदेन सदस्य होंगे जिसमें से मुख्य रूप से 4 लोगों को शामिल किया गया है। आप देखेंगे योजना मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, ये सारे के सारे लोग क्या हो गए, इसमें शामिल किए गए हैं। और कुछ अंशकालिक सदस्य होंगे। ये जो अंशकालिक सदस्य होंगे मुख्य रूप से किसी विश्वविद्यालय के या कोई वैज्ञानिक, प्रोफेसर किस्म के व्यक्ति जिनको विशेषज्ञता है, जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है, अनुभवी व्यक्ति हैं, इनको नियुक्त करने का अधिकार भी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। पहला CEO देखें तो सिंधुश्री खुल्लर, उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये है आपका मुख्य रूप से नीति आयोग के बारे में। इसके अलावा अगर आप नीति आयोग को और भी डिटेल में अगर अपन जानें तो नीति आयोग में, चूंकि नीति आयोग का अब देखो काम बढ़ गया है, आप देखेंगे पहले योजना आयोग में काम कम था, अब नीति आयोग में काम ज़्यादा है और काम को बांटना पड़ा, क्योंकि नीति आयोग अकेले अगर ऐसा काम करता तो दिक्कत वाली बात थी। इसलिए इसके काम के आधार पर इसकी कुछ शाखाएं बनाई गई। हम देखेंगे उन शाखाओं के बारे में। अगर हम इसको हेडिंग के रूप में देखें तो इस नीति आयोग की शाखाएं कुछ बनाई गई, शाखाएं। और ये जो शाखाएं बनाई गई हैं नीति आयोग की, मतलब इसकी जो ब्रांचेस, इसकी जो विंग्स बनाई गई हैं कुछ अलग अलग, इसके कार्य को विस्तार करके बांटने के लिए इसकी कुछ शाखाएं बनाई गई ताकि केवल नीति आयोग के ऊपर ही ज़्यादा लोड ना आए। तो 3 मुख्य रूप से इसकी शाखाएं बनाई गई इसके काम के आधार पर। पहली शाखा जो है इसकी शोध शाखा है, शोध शाखा। यही वो शाखा है जिसको मुख्य रूप से आप थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं। शोध शाखा का काम क्या था कि जब कभी भी कोई भी योजना अगर बनाना होता था तो शोध शाखा मतलब रिसर्च विंग के अंदर जितने भी मेंबर शामिल होते थे, ये लोग उस योजना से संबंधित सारे संसाधनों का, उस योजना से संबंधित सारे तथ्यों का रिसर्च कर लेते थे। और जितनी भी चीज़ों में ये लोग रिसर्च करते थे, उस रिसर्च करने के दौरान उसके क्या पूरे आंकड़े इकट्ठे कर लेते थे, आंकड़ों को एकत्रित कर लेते थे और उसमें रिसर्च करना शुरू कर देते थे। कभी भी कोई भी योजनाएं जब भी बनाना होता है तो उन योजनाओं को बनाने से पहले उसमें रिसर्च करना ज़रूरी होता है और रिसर्च करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उस योजना को जब हम लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, तब उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या दिक्कतें नहीं आएंगी।
तो ये कहलाती थी इसकी क्या, शोध शाखा। चूंकि यही शोध शाखा मुख्य रूप से सोचने का काम कर रही है, शुरुआती बीज तो यही बो रही है, इसी कारण से हमने इसको क्या कहा, इस शाखा को थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली शाखा कहा। तो ये थी इसकी प्रथम शाखा जो कि शोध शाखा के रूप में जानी जाती थी। इंग्लिश में इसे एडवाइजरी, इंग्लिश में इसे रिसर्च विंग कहा जाता था। इसके अलावा दूसरी जो शाखा थी उसका नाम था परामर्शदात्री शाखा। परामर्शदात्री शाखा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडवाइजरी विंग। इसे अगर आप देखें तो थिंक टैंक का, आप नीति आयोग का आप देखेंगे इसे मैच मेकर के रूप में भी जाना जाता है, मैच मेकर। कुल मिला के परामर्शदात्री शाखा का अगर मैं एक शब्द में अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो समस्याओं का समाधान करने का काम करती थी परामर्शदात्री शाखा। क्या होता था इसमें, जब कभी भी इसके पास किसी भी योजना का खाका आता, जब कभी भी किसी भी योजना को तैयार किया जाता, तो इसका काम होता था कि उस योजना की पूर्ण रूप से छानबीन करने का काम करे कि जब गवर्नमेंट इसको लागू करेगी, केंद्र सरकार इसको लागू करेगी या राज्य सरकार इसको लागू करेगी, तो इसमें कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, देश विदेश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी इसमें समस्याएं खड़ी होंगी और उन समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है, ये सारा काम होता था किसका, परामर्शदात्री शाखा का। चूँकि योजनाओं को लागू करते समय इसका ज़्यादा काम हो रहा है, इसीलिए ये क्या कर रही है, मैच मेकिंग का काम कर रही है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, मैच मेकर शाखा कह दिया। ये थी इसकी दूसरी शाखा। तीसरी शाखा की अगर हम बात करें तो तीसरी शाखा का नाम है इसका टीम इंडिया शाखा। टीम इंडिया शाखा। टीम इंडिया शाखा को केवल एक शब्द में हम देखें तो इस टीम इंडिया शाखा में राज्य के प्रतिनिधि प्लस केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते थे। कुल मिला के राज्य के मंत्री और केंद्र के मंत्री इसमें शामिल होकर कुल मिला के आप देखेंगे सहकारी संघवाद की भावना का यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कुल मिला के टीम इंडिया की शाखा को आप बोलेंगे क्या, सहकारी संघवाद की भावना का निर्माण करने वाली शाखा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया शाखा में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उसके बाद उसमें काम करते हैं। इसी कारण से इस शाखा को कहा गया संघवाद को बनाने वाली शाखा या सहकारी संघवाद को अप्लाई करने वाली शाखा, उसको लागू करने वाली शाखा कहा गया टीम इंडिया की शाखा। क्योंकि नीति आयोग एक अकेली लौती संस्था थी जो देश में क्या बनाने का काम कर रही है, योजनाएं बनाने का काम कर रही है, और ना केवल योजना बना रही है, उसके ऊपर बजट तैयार करना, आकलन करना, ये सारा काम कर रही है। लागू तो अंतिम रूप से केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य में राज्य सरकार ही करेगी, परंतु मुख्य रूप से तो सारी योजनाओं पे काम करने का काम कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रही है। और यही जो नीति आयोग है इसके काम का बंटवारा कर दिया गया और उसके लिए कुछ शाखाएं बना दी गई, जैसे शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा और टीम इंडिया शाखा। ये है आपका नीति आयोग, इसे कहते हैं आपका नीति आयोग। बाकी सारे तो वही काम हैं जो योजना आयोग काम कर रहा है। जितने काम हैं सारे के सारे वो कौन है, योजना आयोग के द्वारा किए गए काम हैं। अब हम मुख्य रूप से अगर देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे वर्तमान में इसमें कौन कौन शामिल है। तो इस आयोग में, मतलब नीति आयोग में वर्तमान का जो अध्यक्ष है कौन है, भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, यही नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष वर्तमान में इसमें डॉक्टर राजीव कुमार हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके अलावा जो वर्तमान के सीईओ हैं इनका नाम है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ये कुछ पेपर में फैक्चुअल बातें भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन वर्तमान में है। एक बार जब पेपर देने जाओगे तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं नाम तो परिवर्तित नहीं हो गए, ठीक है। तो ये है आपका नीति आयोग। फटाफट इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लो कि क्या है नीति आयोग, जिसको योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। देखा जाए तो यह एक क्या है, गैर संवैधानिक और एक गैर वैधानिक निकाय है। हम अगर इसका मुख्यालय देखें तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो भी कैसा, पदेन अध्यक्ष होगा। इसमें एक उपाध्यक्ष होगा। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से या यूँ कह लें कि प्रधानमंत्री के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी।
इसमें एक CEO भी होगा जो कि IAS रैंक का अधिकारी होगा, जो कि मुख्य रूप से कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है वहाँ पे। इसमें क्या होगा, कुछ गवर्निंग काउंसिल होगी, एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जहाँ जहाँ विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ सदस्य होंगे जिनको राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ क्षेत्रीय परिषदें होंगी, जिस क्षेत्रीय परिषद में आप मुख्य रूप से देखें तो नीति आयोग का अध्यक्ष, कुल मिला के प्रधानमंत्री ही क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करेगा इस सेशन में। कुछ पदेन सदस्य होंगे जिनमें योजना मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और गृह मंत्री, ठीक है। मुख्य रूप से 5 मंत्री इसमें शामिल होंगे। आमतौर पे पहले 4 होते थे, परंतु 2008 में जब इसका एक बार फिर से पुनर्निर्माण किया गया तब इसमें योजना राज्य मंत्री को भी इसमें क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। अब आगे देखेंगे इसमें कुछ अंशकालिक सदस्य होंगे। अंशकालिक सदस्य कौन कौन से होंगे कि कोई विशेष संगठन का कोई व्यक्ति हो जो बड़ा अनुभवी व्यक्ति हो, किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो सकता है, कोई वैज्ञानिक व्यक्ति हो सकता है। अधिकतम कितने हो सकते हैं ये लोग, 2 हो सकते हैं। अधिकतम कितने, 2 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सकता है और इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही होगी। और CEO तो होगा, ये तो आपको पता है। प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें नीति आयोग के तो नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन है आपका प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ पे, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी अभी भी हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार है। प्रथम CEO की बात करें तो सिंधुश्री खुल्लर, और वर्तमान की बात करें तो अमिताभ कांत। ये है आपका नीति आयोग, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे आएगा। आमतौर पे जितने क्वेश्चन बनेंगे इस पूरे की पूरे सेशन में आपके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।